हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। आज के सेशन में हम कर रहे होंगे 136 क्वेश्चंस नियर अबाउट। सो एट द एंड ऑफ द सेशन बने रहिएगा। बहुत कम सेकंड्स में हम आपका बिना समय ज़्यादा ज़ाया करे शुरू करेंगे सेशन को। लेकिन कुछ छोटी सी जानकारी जो आपको जानना ज़रूरी है, डेट इज़ कि पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। कोई भी प्रकार की समस्या है तो वहाँ आप हमसे कह सकते हैं। pgpoint100@gmail.com हमारी जो है मेल आईडी है। अगर कोई बहुत सीरियस क्वेरी है ना, तो 24 आवर्स में मैं उसका आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगी। यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस देयर। और बाकी पीजी पॉइंट नहीं इंस्टॉल किया है ऐप तो इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे सीधी सी बात है, बहुत अच्छी अच्छी PDFs वगैरह आपके सेमेस्टर के रिगार्डिंग मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 301। सन 1918 से 1920 तक की केवल 2 वर्ष की अल्प अवधि में भारत के 7 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। उनमें से एक राज्य कौन सा है आपका? तो आपका है गुजरात। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आपकी कब हुई? तो ये हुई आपकी 1953 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग के यदि अध्यक्ष की बात आएगी तो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। और डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था उच्च शिक्षा से। मुदालियर कमीशन किससे संबंधित था आपका? तो माध्यमिक शिक्षा से। माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक शिक्षा, हमेशा याद रखिए। ट्रिक है ये। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे आपके, तो अध्यक्ष की यदि बात किया जाएगा तो डॉक्टर एस रेड्डी। उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। अब प्रयागराज ऑप्शन आ सकता है। माध्यमिक शिक्षा का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था आपके यूरोपीय मिशनरियों ने, याद रखिएगा। चलो आप लोग ये बता दीजिएगा प्राथमिक का किसने किया था। ठीक है, माध्यमिक तो यूरोपीय मिशनरीज ने किया था। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई? तो ये हुई आपकी 1948 में। कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो ये हुई आपकी 1964 में। कोठारी आयोग की संबंधित था, तो ये आपका किससे संबंधित था? प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक सभी प्रकार के स्तर से संबंधित था। छात्रों में सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए हमें इस बात का महत्व देते हैं कि देश के में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा होना चाहिए। ये विचार था आपके कोठारी कमीशन का। ठीक, कैसे याद रखोगे? कोठरी में क्या होता है? कोठरी में हम लोग क्या करते हैं? घर पे नॉर्मली क्या होता है, देखो, जितनी भी लाभ मिलने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे सोना चांदी रुपया पैसा, लाभ मिलने वाली वस्तुएं कहाँ रख देते हैं हम लोग? कोठरी में छुपा के रख देते हैं। तो वैसे यहाँ अगर इससे संबंधित आपको दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा। शिक्षक शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? टीचर्स एजुकेशन की सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? तो ये है आपकी सिद्धांत व व्यवहार में पृथकता। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? तो ये है मानवीय पक्ष की अवहेलना। शिक्षक शिक्षा का गुणात्मक सुधार निर्भर करता है शिक्षक की किस पर? शिक्षक की गुणवत्ता पर। यह आपके लिए क्वेश्चन है। शिक्षक सत्यता पूर्वक तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक उससे सीखा नहीं है। वह दीपक तब तक दूसरे दोष की भांति प्रकाश नहीं फैला सकता जब तक कि उसकी बत्ती को प्रज्वलित ना किया जाए। ये कथन है किसका आपके? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का। RN टैगोर भी लिख के आ सकते हैं। समाज में अध्यापक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित करने में सहायक होता है। ये कथन किसका है आपका? तो ये है आपके डॉक्टर राधाकृष्णन का। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर किसने दिया? तो ये दिया था आपके किसने भैया? लॉर्ड स्टैनले ने। ठीक, उसके बाद में छात्र अध्यापक पद्धति का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ आपका? तो प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कहाँ केंद्रीय स्कूल की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 320। ये की गई आपकी मद्रास में। शिक्षकों के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1826 में। सिखाएं वही जो सीखना कभी बंद ना करे। ये कथन किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। उसके बाद में
ये विलक्षण बात है कि हमारे विद्यालय 24 तथा 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही उन विषयों के संबंध में सब कुछ सीख लेते हैं जो उनको पढ़ाने होते हैं, और उसके बाद उनकी सब भावी शिक्षा अनुभव पर छोड़ दी जाती है। ये कथन किसका है? तो ये है आपके राधा कृष्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में होने वाली तीव्र गति तथा शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों में होने वाले निरंतर विकास के कारण शिक्षण व्यवस्था में सेवाकालीन शिक्षकों की अत्यधिक आवश्यकता है। ये विचार है किसका? तो आपके कोठारी आयोग का। प्रादेशिक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी जुलाई 1963 में। माध्यमिक स्कूल प्रणाली को प्रशिक्षण और स्रोत संबंधी सहायता प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? तो शिक्षक शिक्षा कॉलेज जो होते हैं वो, जो टीचर्स एजुकेशन वाले कॉलेज होते हैं, जस्ट लाइक जहाँ पर आपके बीएड बीटीसी ये सारे कोर्सेज रेगुलेट किए जाते हैं। सन 1992-93 में कितने उच्च शिक्षा संस्थान IASE स्थापित करने की संस्तुति की गई? तो ये 10। शिक्षक शिक्षा के सुधार के लिए 1993 में संसद द्वारा स्थापना की गई। किसकी की गई? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। उसके बाद में सेवाकालीन शिक्षा का संगठन एवं उसके नियोजन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए तो खुले विश्वविद्यालयों को, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ को। क्वेश्चन नंबर 330 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई कब हुई? तो शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हुई। डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित समिति का नाम क्या था आपका? तो भावात्मक एकता समिति नाम था। चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई शिक्षा प्रणाली में 1986 में राष्ट्रीय एकता के लिए दिए गए मुख्य सुझाव क्या हैं आपके? तो संपर्क भाषा को बढ़ावा दिया जाए जिससे दूसरी भाषाओं में अनुवाद कार्य तथा बहुभाषा कोशों की शब्दावली प्रोत्साहित किया जा सके। प्रादेशिकता एक डैश समस्या है जिसे दूर करने के लिए अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। तो कैसी समस्या है ये? तो ये प्रादेशिकता एक सामाजिक समस्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंटर्नशिप किससे संबंधित आवश्यकता है? तो इंटर्नशिप आपकी वैयक्तिक संबंधी आवश्यकता है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति एक संवैधानिक उद्देश्य है। सामान्य शिक्षा अध्यापक की डैश बनाती है। क्या बनाती है? तो सामान्य शिक्षा अध्यापक की आधार भूमि बनाती है। अध्यापन डैश को सीखने के लिए अध्यापक शिक्षा को ज़रूरी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 337। तो अध्यापक कला, क्या कहा? अध्यापक कला को सीखने के लिए अध्यापक शिक्षा को ज़रूरी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक अध्यापक शिक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? तो प्रशिक्षण। संवेगात्मक प्रशिक्षण अध्यापक शिक्षा प्रदान करती है। सेवाकालीन और सेवापूर्ण अध्यापक शिक्षा के मध्य डैश को दूर करना आज आवश्यक हो गया। तो किसको दूर करना आवश्यक हो गया? पृथक्करण को दूर करना आवश्यक हो गया है। संसाधन अभाव की स्थिति में समान दक्षता पूर्वक काम का पाना डैश गुण के कारण संभव है। किस गुण के कारण कम संभव है? तो संसाधन संपन्नता के कारण संभव है। समाज को कैसा अध्यापक चाहिए ये तय करने का कार्य डैश आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? दार्शनिक फिलोसफर्स के आधार पर किया जाता है। अध्यापक डैश होते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तैयार नहीं किया जा सकता, यानी कि अध्यापक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं जिन्हें ट्रेंड करके नहीं तैयार किया जा सकता है। मॉन्ट्रियल व्यवस्था थी, मॉन्ट्रियल व्यवस्था ब्रिटिश काल में थी। हर्टान कमीशन में प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था पर बल दिया तो 1882 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर बल दिया था। कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1917 में। उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा हेतु कितने विषयों का चयन अध्यापन विधि ज्ञान के लिए करना आवश्यक माना जाता है? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, एक। माध्यमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण हेतु क्या योग्यता निर्दिष्ट की गई है? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, स्नातक। ठीक। उसके बाद में शैक्षिक धारा के विषयों के शिक्षण को किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 348, दैट इज उच्च माध्यमिक। पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों में कैसे गुण होने चाहिए? तो इनमें सहानुभूति की भावना, सूझबूझ की भावना, अवबोध की क्षमता, ये सभी होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर और पूर्व प्राथमिक पर। तो सेवारत अध्यापक शिक्षा का प्रतिमान है तो अभिविन्यास पाठ्यक्रम, अवकाशकालीन पाठ्यक्रम, पत्राचार पाठ्यक्रम, ये सभी सही हो जाएगा। सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपका?
तो सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना, शिक्षकों की कार्यकुशलता वृद्धि, नवीन उद्दीपन प्रदान करना, सेवारत अध्यापकों को पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रविधियों के विषय में जानकारी प्रदान करना, ये सभी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में सेवारत अध्यापक शिक्षा की देखिए सेवारत अध्यापक की क्रिया है, क्वेश्चन नंबर 352। तो ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर? व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, व्यवसाय से संबंध, ये सभी सही हो जाएंगे आपके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 353 देखिए, सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्था है यदि पूछा जाएगा तो ये विज्ञान राज्य संस्था, शिक्षा की राज्य संस्था, राज्य अंग्रेज की राज्य संस्था, ये आपका सभी सही हो जाएगा। शिक्षण को विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने पर बल डैश उपागम में अधिक दिया जाता है। किस में दिया जाता है? तो मूल्यांकन में अधिक दिया जाता है ना। उसके बाद में निरीक्षण के लिए उससे संबंधित किसका उपयोग करना अपेक्षित होता है? तो तालिका का उपयोग करना अपेक्षित होता है। उद्देश्य कथन का चरण पाठ प्रस्तावना और किसके मध्य जोड़ा गया है? तो ये प्रस्तुतिकरण के मध्य जोड़ा गया है। फिर है मनोगामक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस पाठ योजना के माध्यम से कर पाना संभव हो सकता है? ये आपका कौशल पाठ योजना के माध्यम से। मूल्यांकन या उपागम को किसने प्रचलित करने के लिए प्रयास किया था? तो मूल्यांकन या उपागम को ब्लूम ने, बीएस ब्लूम। पाठ प्रस्तावना छात्रों के अधिगम हेतु कौन बनाता है? तो आपका ये हेतु तत्पर बनाता है बच्चों को रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाठ प्रस्तावना में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है, व्यवहार के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। तो प्रविष्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपकी 1955 में। भारत में खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया? व्हेन? तो ये किया गया आपका 1989 में, 1989 याद रखिएगा। त्रिभाषा सूत्र की सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? त्रिभाषा सूत्र आपका, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाना है, तो नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाना है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया आपका? तो राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय आपका स्थापित किया गया दिल्ली पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 366। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? देखिए, जो भी चीज़ें हैं, आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि मल्टीपल टाइम चीज़ों का रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस आपने एक क्लास देखी और आप चले गए पेपर देने, डेट इज़ नॉट द करेक्ट वे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लासेस को देखें, है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 365। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप होता है? भाई ये तो करवा ही चुके हैं आपको हम, निरौपचारिक, है ना। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध ना रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। ये विचार किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये विचार है आपके जॉन डेवी का है। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? तो ये डाला गया आपके किसके लिए? इसमें कोई बंधन नहीं होता, पहली बात तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? तो मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है, क्या है दूसरा नाम? मुदालियर कमीशन। नेक्स्ट, सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? सन 1964-65 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो ये आपका 1992 में किया गया था। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? ये भी आपको पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए जो अगर समिति गठन हुई थी तो वो आपकी राममूर्ति समिति थी जो 1990 में गठित हुई थी। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी? तो ये की गई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपका 1976 में। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपके ताराचंद समिति
ने दिया था। एक बार ये चेकआउट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं शायद मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे। 378 चेकआउट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 379 क्या है, देखिए इतने क्वेश्चंस करवाए हैं तो उसमें एक आध क्वेश्चंस तो मिस्टेक में भी निकल ही आएगी, तो उस चीज़ के लिए आप क्रिटिसाइज़ करने की बजाय अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ एरर है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि मैम क्वेश्चन नंबर दिस वन देख लीजिए या इसका ये नहीं ये होगा, तो मैं आपका भी कमेंट पिन कर दूंगी, है ना। दिस इज़ द राइट वे, नॉट टू क्रिटिसाइज इज द क्रिटिसाइजेशन इज द करेक्ट वे, ओके। तो 379 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा 1968 में किस स्तर की शिक्षा अनिवार्य करना प्रस्तावित किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के लोगों को रखा गया था, तो ये 15 से 35 साल के लोगों को रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक कब तक सर्वसुलभ कराने की घोषणा की गई थी, तो ये घोषणा की गई थी आपकी 1990 में। भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना किस आयोग ने प्रस्तावित की थी, तो ये राधाकृष्णन आयोग ने की थी। सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित रूप क्या किया गया था, 92 में प्रेषित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को संशोधित कार्यक्रम में कितने खंडों में बांटा गया था, संशोधित में पूछा गया है तो आप क्या लगा करके आएंगे 23, ऐसे कितने थे 1986 वाले में 24, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ, कब हुआ, तो जब आपको सन ही याद है 1990, तो अब ये भी याद कर लोगे 7 मई 1990, है ना। 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1968 वाली पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, ठीक। उसके बाद में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया था, तो कौन से ढांचे को, तो 10+2+3 जिसके माध्यम से अभी तक आप तक लोग ने भी पढ़ाई की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी, तो ये की गई थी आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है, तो ये एक आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 से किस आयु वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए, तो अनुच्छेद 21 का में कही गई है। धारा कौन सी कही है वो भी बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को कितने अध्यायों में वर्णन है, 391, तो 7 अध्याय। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन है, तो 7 का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 392 देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ आपका 27 अगस्त 2009 को। विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा के कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा, 393, तो ये होगा आपका 25% का स्थान आरक्षित करना। सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों कहा गया है, तो सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों कहा गया, युवकों को पूर्ण ज्ञान देने हेतु कहा गया है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी, कब तैयार की गई थी, तो 1968 में। स्वतंत्र भारत में अगर पूछी जाए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1968 में आई, दूसरी 1986 वाली थी। 1986 का जो संशोधन आया वो 1992 में आया। कितने मई 1992 को आया, अभी हमने पढ़ाया आपको, सॉरी क्या थी एग्जैक्ट डेट जब वर्क प्लान आया आपका, देखिए मई में नहीं आया था, 1992 में आया था। एग्जैक्ट डेट क्या थी ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मई में तो 7 मई में तो उनकी अध्यक्षता हुई थी ना 1986 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति राममूर्ति समिति के द्वारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 396 बताइए, भारत में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 1986, सीधी सी बात है। यूजीसी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया, तो ये सौंपा गया राममूर्ति आयोग को। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करने वाली संस्था है आपकी कौन सी, तो नैक। नैक का फुल फॉर्म, नैक का मुख्यालय कहाँ है आपका, तो समझिए नैक का, यूनेस्को का, एनसीईआरटी का, यूजीसी का, ये सब फुल फॉर्म आपको आने चाहिए। ये इसका मुख्यालय आपका है बैंगलोर में, यूनेस्को का मुख्यालय आपका है पेरिस में, ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में और नैक का बेंगलुरु में,
एनसीईआरटी की स्थापना आपकी कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना आपकी कब हुई? ये आपकी हुई थी 1 सितंबर 1961 को। विश्वविद्यालय वित्त प्राप्त करते हैं कहाँ से? तो यूजीसी से। ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के, इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं AICTE का, तो क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? तो ये है आपका न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? सबसे पहले ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। ठीक, अब देख सकते हैं आप 20 मिनट में 100 क्वेश्चन से ऊपर आप कर चुके हैं, तो कितने अच्छे से और स्पीड के साथ चीज़ों को आप कर पा रहे हैं हमारे साथ, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रक यानी कि कॉमन कोर में स्थान दिया है। किसको दिया है? तो लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता और पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन दोनों को दिया है। 10+2+3 शिक्षा संरचना में +2 के मूल रूप से कितने वर्ग किए गए? +2 के मूल रूप से कितने वर्ग किए गए? तो 2। सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये युवकों को पूर्ण ज्ञान देने हेतु होती है, इस वजह से। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब तैयार की गई थी? स्वतंत्र भारत की पूछा है तो इस वजह से 1968 होगा, याद रखिएगा। भारत में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषित की गई थी। कब घोषित की गई? तो 1986 में की गई। यूजीसी का पूरा नाम क्या है भैया? तो यूजीसी का पूरा नाम है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप राममूर्ति आयोग लगाएंगे, है ना। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया गया था? ये कराया गया था श्री N जनार्दन रेड्डी समिति 1991। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए थे? तो ये इन्होंने किए थे 1992 में। नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका? तो भाई भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना, ये नहीं शुरू किया जा सका। आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? क्वेश्चन नंबर 416। तो पत्राचार अध्यापक शिक्षा की नहीं की थी। निम्न में से किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया? तो यशपाल समिति ने कोई योगदान नहीं दिया। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिकता स्तर पर कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? 1992 को लागू किया गया था। शिक्षा के मौलिक अधिकार बनने से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना केंद्र और राज्य का संवैधानिक दायित्व हो गया है। तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम जी का ये कथन है। डेलर्स आयोग की नियुक्ति किसने की? डेलर्स आयोग की नियुक्ति नहीं पढ़ा है तो डेलर्स रिपोर्ट का पूरा हमने चैप्टर करवाया है। 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं, पता नहीं क्या चला जाएगा पढ़ने में। मैं तो यही सोचती हूँ कि भैया जाइए पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्लासेस। अगर आज आप हमारी बात सुन रहे हैं और तब भी नहीं पढ़ेंगे आप अगर थ्योरेटिकल, तो ये मान के चलिए एग्ज़ाम टाइम पे फिर एकदम ऐसा ही फील होगा कि अब पछतावे होए का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसलिए अभी चिड़िया खेत ना चुके, फटाफट से जल्दी जाओ और पढ़ डालो जो आपको टॉपिक नहीं आता है, जिसके क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। डेलर्स, कुछ लोगों को तो डेलर एकदम नया ही सुनने में मिल रहा होगा ना। डेलर्स आयोग की नियुक्ति की थी आपके यूनेस्को ने। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डेलर्स आयोग में कितने सदस्य थे? तो ये 14 सदस्य थे। डेलर्स आयोग के सदस्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था किसने किया था? तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने किया था। ठीक, उसके बाद में डेलर्स आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? तो रिपोर्ट प्रकाशित हुई सीखना आंतरिक खजाना के अंतर्गत। डेलर्स आयोग रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई आपकी, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो 1996 में हुई। डेलर्स आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीधी सी बात है जैक्स डेलर्स होंगे। अब देखो कितना कंफ्यूज कर दिया, फ्रैंक डेलर्स, जॉन डेलर्स और जैक्स डेलर्स। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्वेश्चन नहीं ला पाएगा। जैक्स डेलर्स होगा, याद रखिएगा जैक्स होगा। डेलर्स के अनुसार किसकी शिक्षा का अनिवार्य करना चाहिए? तो इनके अनुसार सामान्य ज्ञान शिक्षा और मातृभाषा की शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 होगा यहाँ पे, है ना, इसके तहत पेश किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? खंड यदि पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 428, तो यहाँ पर आप 23 बताएंगे, है ना, क्योंकि संशोधित पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया?
तो ये किया गया आपका 7 मई 1990 को, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन NEP 2020 जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं ना, उसमें NEP 2020 के इतने क्वेश्चन हैं, तो मैं यहाँ बैठ के ये कह सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वो नोट्स, वो मेरे जो PDF PG पॉइंट पे उसमें प्रेजेंट जरूर होगा। ना मानिए आप पेपर दे करके आइए, फिर मैं स्क्रीनशॉट लगा करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो 430 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन कब हुआ, तो भैया 29 जुलाई 2020 को हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई, तो सर्व शिक्षा अभियान। एक बात और बता दें, जिसने पेपर 1 की NEP 2020 की क्लास नहीं देखी है, देख जरूर लो, मात्र 10-20 मिनट की क्लास होगी, उससे 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। आप सोच लो, हम आपसे क्या कहना है, 20 मिनट की क्लास होगी, 10-20 मिनट की, उससे 100% 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तब भी अगर आप नहीं देखते हैं तो ये तो फिर आप अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक। शिक्षा के अधिकार विधेयक महत्वपूर्ण है, क्यों है, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम एक समान शिक्षा की बात कब उठाई थी, तो ये इन्होंने उठाई थी। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा आपका, 1936 में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया, तो कब लागू की अगर बात की जाएगी तो 1 अप्रैल 2010 सही होगा। बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया था, तो इसमें रखा गया था आपके 6 से 14 वर्ग की आयु के बच्चों को, ठीक। तो यहाँ से आपका पूरे 400 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिनको आपने पूरा कंप्लीट रिवीजन किया हमारे साथ में, है ना, बहुत ही कम समय में। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से ही। वेरी ऑल द बेस्ट, है ना। गो एंड गिव योर बेस्ट। जब क्वेश्चन ना, देखो एक राय देते हैं आपको, जब भी क्वेश्चन ना आए सो यू कैन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। व्हाट मैम, एलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? हमने कहा एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं पता ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1 2 3 4 ऑप्शन पढ़े हैं आपने, आपको लगा कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 2 तो हो ही नहीं सकता। क्या कहा आपने, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 तो हो ही नहीं सकता, और क्वेश्चन पॉजिटिव दिख रहा है आपसे, कुछ अच्छी चीज़ पूछी है, और चौथा ऑप्शन आपको निगेटिव दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए हो सकता है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से आपके क्वेश्चन में तुक्का लगाने से, यानी कि ऐसे ही लगाओगे अगर आप चले आओगे लगा करके, तो वो एक भाई हाँ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सही होने के चांस तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके अपना आंसर टिक करके आते हैं, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। अब हम आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप लोग हमारे इस चैनल के पहला बैच, मतलब फर्स्ट बैच हैं, आप ये समझ लीजिए, है ना। अब उसके बाद जो आएंगे वो सब जूनियर्स हैं आपसे। आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग सुपर सीनियर्स हैं। यानी कि इस चैनल पे आप जब भी आएंगे, जब भी बताएंगे कि हमारा मैम ये बैच था, सो यू आर द सुपर सीनियर, है ना। आपसे क्योंकि पहले का कोई बैच ही नहीं है ना। जब चैनल शुरू किया तो आपके साथ ही शुरू किया हमने, तो अभी भी भाई ये कि अगर आप आगे बहुत हमारी आप मतलब मेरी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल जल्दी से गवर्नमेंट वैकेंसी दे और आपका सिलेक्शन हो फटाफट से, और आप बहुत अच्छी अपनी लाइफ को जी पाएँ, और आप जो चाहें आपको वो सब भगवान खुशियाँ दे, ठीक। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और बाकी आप PG पॉइंट ऑफिशियल हमारी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ जुड़िए हमसे, है ना। और क्योंकि आप लोगों से नो डाउट एक अलग बॉन्ड होता है, जब भी आप अपने जीवन में किसी पहले स्कूल में पढ़ाएंगे या किसी पहले ट्यूशन वाले बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप उसे ज़रूर याद रखेंगे, अपनी वो जर्नी कभी नहीं भूलेंगे। सेम वैसे ही आप लोग हैं मेरे लिए पहला बैच, तो आपको लोगों को याद होगा ना कि आप कब चैनल पर जुड़े थे। तो आज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि तब कितने सब्सक्राइबर थे, या जब आप जुड़े तो आपको कैसा महसूस हुआ, कुछ ऐसी बात जो जब आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपको फील हुआ हो, है ना। तो वो भी अच्छा लगेगा मुझे। और नो डाउट कि यू ऑल आर दी सुपर स्टार्स फॉर मी। वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गो एंड गिव योर एग्ज़ाम इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। लगे कि नहीं आप PG पॉइंट के मतलब एक जुड़े हुए मेंबर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, है ना। आप लोग सब एक परिवार की तरह हैं। करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड।
करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड, वरना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।